first day when you used to come to me in the presidency, I would tell you, I don't mind who you go with politically. कोई फर्क नहीं पड़ता, किसी को आप politically support करें, आपकी मर्जी है, फ्री डेमोक्रेसी, मगर कम से कम उनसे ये तय कर ले कि भाई चार्टर ऑफ इकोनॉमी ये होगा. I am willing to sign. My two ministers sitting here will sign with you a charter of economy. If God gives me a chance, I will give you all level playing field. और अब तो alhamdulillah, the dream that I had seen then to bring a pipeline from Iran is possible today. Then border trade means what? LPG, fuel. इनसिक्योरिटी की वजह से लोग इन्वेस्ट करते हैं अब्रॉड. एंड आई टेल यू, उनका रिटर्न भी ऐसा नहीं है जो हमारा है. हमारा रिटर्न इज 1000% मोर. वी गेट मच बेटर इंसेंटिव्स, रिटर्न्स, वर्क, एवरीथिंग. आई वांट यू ऑल टू बी रिच. व्हेन ऑल ऑफ यू आर रिच, देन द कंट्री इज रिच. इफ ओनली माय फैमिली इज रिच, अ कपल ऑफ पॉलिटिकल फैमिलीज आर रिच, पाकिस्तान इज नॉट रिच. अस्सलाम वालेकुम. प्रोग्राम एक्सपर्ट्स में मैं आपको खुशामदीद कहूँगी. नाज़रीन, हुक्मरान इत्तेहाद के इक़्तिदार को तकरीबन 40 दिन बाकी हैं. 12 अगस्त को ये हुकूमत अपनी मुद्दत मुकम्मल कर लेगी, मगर इससे पहले सियासी सरगर्मियाँ तेज़ हो रही हैं. चंद माह पहले नाकाबिल शिकस्त समझे जाने वाली PTI का सियासी जवाल जारी है. रहनुमा और कारकुन की गिरफ्तारियाँ और मुकदमात की जद में भी हैं वो. और पीपल्स पार्टी और नून लीग ने अभी से अपनी इंतखाबी मुहिम शुरू कर दी है और अगला इलेक्शन जीतने के दावे कर रही है. सबसे ज़्यादा पुरुमीद पाकिस्तान पीपल्स पार्टी दिखाई देती है. आइंदा जनरल इलेक्शन के बाद पीपल्स पार्टी सिंध समेत मुल्क भर में हुकूमत बनाने का दावा कर रही है. और इस वक्त अमूमी तौर पर यह तासुर भी सामने आ रहा है कि आसिफ अली जरदारी सब पर हावी हैं. चंद दिन पहले उन्होंने एक बड़ी मानीखेज बात की थी कि जब वो चाहेंगे मुल्क में इलेक्शन होंगे. अब वो किसी से भी मिसाक़ मईशत के लिए तैयार हैं. और दिलचस्प बात ये भी है कि वो ये भी कह रहे हैं कि नून लीग को धोखा नहीं, लेवल प्लेइंग फील्ड दूंगा. अब सियासी माहिर इस सोच में कि आसिफ अली जरदारी नून लीग को कैसे लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, इसी पर बहस जारी है. और इसी से मुतालिक हमारा आज का पहला और बड़ा सवाल है कि मौजूदा सूरत हाल में आसिफ अली जरदारी के सब पर भारी होने का तासुर क्यों है. पैनल का तारुफ करवा देती हूँ. प्रोग्राम में मेरे साथ मौजूद हैं ब्रिगेडियर रिटायर हारिस नवाज साहब, डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, जवाद फैजी साहब और रमीज़ खान साहब. मैं आप सबको खुशामदीद कहूँगी. डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी. चूँकि अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी सबसे ज़्यादा पुरुमीद है कि वो आइंदा इलेक्शन जीतेगी और मुल्क भर में हुकूमत बनाएगी. जरदारी साहब इस ख्वाहिश का इजहार भी कर चुके हैं कि वो अपनी ही ज़िंदगी में बिलावल भुट्टो को प्राइम मिनिस्टर देखना चाहते हैं. और वो ये भी कह चुके हैं कि वो जब चाहेंगे अब इलेक्शन करा सकते हैं. और उन्होंने ये भी कहा है कि नून लीग को लेवल प्लेइंग फील्ड देंगे, हम धोखा नहीं देंगे. ये जो सारी पोलिटिकल सिनेरियो पर डॉक्टर साहब जरदारी साहब का हावी होने का जो तासुर मिल रहा है, इसके पीछे क्या वजह है? PhD इन पॉलिटिक्स, दो शख्सियात पाकिस्तान में PhD इन पॉलिटिक्स इस ज़माने में जो मैं बात कर रहा हूँ, वरना तो नवाबजादा नसरुल्लाह और बहुत सारे ऐसे लोग हैं जो कि हमारे लिए मशअल राह हैं. लेकिन इस तनाजुर में, जिस तनाजुर में बात हो रही है, आसिफ जरदारी और दूसरे हमारे थे जाम सादिक अली, वो ये दोनों पॉलिटिक्स में PhD, इनको पता है कि किस तरह इस मुल्क के में सियासी मनूरिंग की जाती है, किस तरह जिस देश में जैसा देश वैसा भेस के मुताबिक किया जाता है, और किस तरह इस कौम को बेहतर तरीके से समझा जा सकता है. और उस लिहाज से जो भी तोड़ जोड़ होते हैं, जो भी इनके साथ लेवल प्लेइंग या अनइवन प्लेइंग होती है बात, वो इसी के तनाजुर में होती है. जब आसिफ जरदारी साहब प्रेसिडेंट थे तो उन्होंने ऐसे ऐसे लोगों को जो कि पहले FIR में नॉमिनेट हो गए थे और जो कि मोहतरमा बेनज़ीर भुट्टो के कातलों में शामिल थे, वो डिप्टी प्राइम मिनिस्टर बन गए. तो उस लिहाज से अगर देखा जाए तो ऐसी ऐसी अनहोनी बातें, खास तौर पर जो नेगोशिएशन और जोड़ तोड़ के हवाले से और पॉलिटिकल जो मनूरिंग है उसके हवाले से कर गई की थी, तो अगर उसको जहन में रखा जाए तो ये महसूस होता है कि अब जो इस वक्त हरकत शुरू जो मुतहरिक हुए हैं, खासतौर पर आसिफ जरदारी साहब, तो उस मुतहरिक होने में ये तमाम अवामिल बरूएकार हैं. और यकीनन कोलिजन गवर्नमेंट में जिस तरीके से कोलिजन गवर्नमेंट बनी, जिस तरीके से प्लेट में रख के शहबाज शरीफ साहब को अभी मामला चल ही रहे थे तो अनाउंस कर दिया बिलावल भुट्टो जरदारी ने और आसिफ जरदारी साहब ने, दोनों ने मिलके कि जी ये हमारे प्राइम मिनिस्टर हैं. आप अंदाजा करें कि कितना खूबसूरत पॉलिटिकल मनूरिंग थी कि और उसमें वो मिनिस्ट्रीज दी गई जो मिनिस्ट्रीज ज्यादातर
क्रिटिसिज्म में नहीं आती हैं और आवाम को डायरेक्ट उससे जो है वो तकलीफ नहीं पहुंचती। जैसे फाइनेंस मिनिस्ट्री हो गई, जैसे कॉमर्स मिनिस्ट्री हो गई, जैसे ट्रेड मिनिस्ट्री हो गई, इनसे अवाम की तकालीफ में महंगाई के हवाले से दूसरे हवालों से तकालीफ होती है तो नुक्ताचीनी पे उस पर ज्यादा होती है। उस लिहाज से पॉलिटिकल मनूरिंग को अगर देखा जाए तो पीपल्स पार्टी ने जो मिनिस्ट्रियों का इंतखाब किया, क्लाइमेट चेंज हो गई, ये हो गई बाकी, तो उसमें यह है कि उनके नुक्ताचीनी कम और अब उन्हें ये मौका मिल गया। और सबसे बड़ी बात यह है कि अगर कोई पहले एस्टैब्लिशमेंट की तरफ से रिजर्वेशन या मुखालफत चंद पार्टियों की थी तो अब महसूस होता है कि वो नहीं है। और उसकी वजह ये है कि कासिम के अब्बा जो है उन्होंने यकीनन एक ऐसा माहौल पैदा कर दिया जिसमें कि ये तनाजुर भी बीच में आ गया और जिसकी वजह से अब ये महसूस हो रहा है कि बिलावल भुट्टो उनको तैयार किया जा रहा है। और मैंने पहले भी जिक्र किया था, मरियम नवाज हो गई, बिलावल भुट्टो हो गई, तो उनके हर बाप की ये ख्वाहिश होगी कि ठीक है उनकी बेटी या बेटा प्राइम मिनिस्टर बने और उसके लिए कोशिश जारी है, दोनों साइड से जारी है। अब रहा लेवल प्लेइंग फील्ड तो जब तक हुकूमत में है उस वक्त तक है, जैसे ही इलेक्शन अनाउंस हो जाएंगे तो फिर वो पॉलिटिकल फील्ड हो जाएगी, वो अनइवन भी होती है और उसमें तुर्श और तल्ख बातें भी होती हैं। जी सही जी, ब्रिगेडियर साहब आप मुझे सुन पा रहे हैं? आप किस तरह से देखते हैं, क्योंकि जब भी हम बात करते हैं पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के इस इत्तेहाद की तो आप हमेशा इसी प्रोग्राम में कहते रहे हैं कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ज़ाहिर है इस वक्त बड़ा सेफ गेम उन्होंने खेली है और जिस तरह डॉक्टर जमील अहमद खान साहब ने बता भी दिया, तो ये जो वो उनके बयानात सामने आ रहे हैं और जिस तरह का वो तासुर दे रहे हैं अपनी गुफ्तगू से, ऐसे तो लगता है वो जो एक जुमला है कि एक जरदारी सब पर भारी, तो ये तासुर क्यों इत्तेहाद में? क्योंकि PMLN भी ज़ाहिर है एक बड़ी जमात है, तो आप क्या समझते हैं इसके पीछे क्या वजह हो सकती है? देखें, यही एक उनकी जो पॉलिटिकल गिमिक्री है वो यही है कि वो अपनी स्ट्रेंथ के साथ अपना कॉन्फिडेंस लेवल बढ़ा रहे हैं और जितना कॉन्फिडेंस दिखाएंगे लोग उनकी तरफ अट्रैक्ट होंगे, शायद ये हुकूमत में कोशिश करेंगे और ये कामयाब हो जाएंगे। और बड़ी जिस तरीके से कह रहे हैं कि मेरी मर्जी से इलेक्शन होंगे, मीन कि वो उन्होंने अपना होमवर्क कर लिया है। मैंने हमेशा कहा कि उन्होंने थ्रू आउट अपनी प्लानिंग की हुई थी। जब PDM से वो अलहदा हुए तो उन्होंने उस वक्त भी यही कहा कि टाइम पर इलेक्शन होंगे, हम ये अर्ली इलेक्शन नहीं चाहते। उसी तरीके से उन्होंने अपना वर्क किया, उन्होंने बलूचिस्तान में भी काम किया, उन्होंने सिंध में पूरा कराची को भी होल्ड कर लिया, सदर्न पंजाब में भी चले गए हैं। फिर उसके बाद मोस्ट लाइकली PMLQ उनके साथ होगी, MQ को अल्टीमेटली आना पड़ेगा। तो इस कॉन्टेस्ट में देखें तो वो अपना भी अभी जो सेंट्रल पंजाब में बैठे हुए हैं वो आके काफी वो कोशिश करेंगे, वोट बैंक करेंगे, अपना जलसा भी करेंगे। PMLN का इशू ये है कि अभी तक उनके पास वो लीडर नहीं आया जो कि इंस्पायर करे, जो मियां नवाज शरीफ हैं तो वहाँ पर बैठे हैं। उसकी वजह से उनको काफी, क्योंकि उनका केसेस भी हैं, अभी वो आ भी नहीं सकते हैं। मरियम नवाज एंड कंपनी ने सवाए PTI चेयरमैन को गाल गलोच के, तोशा खाना चोर, उसके बाद घड़ी चोर, फलां चोर, ये चोर के अलावा कोई कारकर्दगी नहीं है। आई थिंक दे विल हैव टू गो, अभी बड़ा मेटिकुलस उनको काम करना पड़ेगा। अगर इस स्टेज के ऊपर वो शो करते हैं कि यस हम डिलीवर करेंगे, तो अभी भी वो जाम कमाल से भी मुलाकात की है जो बलूचिस्तान के पहले CM थे PMLN के ऊपर। बलूचिस्तान हो सकता है कि बड़ा टफ कंपटीशन हो, अगर बलूचिस्तान में वो कर लेते हैं, सदर्न पंजाब, सेंट्रल और नॉर्दर्न पंजाब लेते हैं, KPK में ये UI उनके साथ है, ये उनका बड़ा फायदा होगा, फिर इस्तेकाम पार्टी उनके साथ हो जाएगी। तो इट इज गोइंग टू बी वेरी टफ कंपटीशन। लेट मी टेल यू, वी कांट से कि कौन जीतेगा, बट अपने अगर थोड़ा बहुत पल्ला भारी जिसको मैं कहूँ तो वो जरदारी साहब की पार्टी का है। लेकिन वही बात है कि होगी हंग पार्टी, मुल्क के लिए बहुत नुकसानदेह है। मुल्क के लिए 5 साल के लिए अगर उनकी पार्टी सिंपल मेजॉरिटी से आ जाती तो कम से कम वो ब्लैकमेलिंग भी आए बगैर, 80 वज़रा बनाए बगैर वो अपने कारकर्दगी दिखाती है अवाम के मैंडेट को और वो दिखाती कि हमने कुछ किया है। तो हंग पार्लियामेंट इज नेवर गुड। ये मुझे लग रहा है कि ऐसे होगा, डिपेंड करता है आखिरी 1-2 महीने में कौन ज्यादा कार्ड खेलता है, बट सो फॉर पीपल्स पार्टी का पलड़ा भारी है। सही है, बिल्कुल जी। रमीज साहब आप किस तरह से देख रहे हैं? और क्योंकि अभी तो सारे कार्ड लगता है कि जरदारी साहब ही खेल रहे हैं और उन्हीं के हाथ में है, और जिस तरह कल भी उन्होंने गुफ्तगू की, आप इसी प्रोग्राम में मौजूद थे, आप जिक्र कर रहे थे, आपको क्या लगता है ये जो एक तासुर पाया जा रहा है कि जरदारी साहब इस इत्तेहाद पर हावी हैं
और ख़ासतौर पर पहले भी जब इत्तेहाद में डिस्ट्रीब्यूशन थी वजारतों की तो उन्होंने जो अवामी वजारतें थी वो शायद इसलिए भी नहीं ली क्योंकि वो जानते थे कि इस वक्त जो सूरत हाल है महंगाई की वो सब कुछ PMLN को फेस करना पड़ा, इसलिए अनफॉर्चुनेटली वो अपना बयानिया नहीं बना पाए। तो आप किस तरह से देख रहे हैं? और वो ये कह रहे हैं कि वो जब चाहें इंतखाबात हों, नून लीग को धोखा नहीं देंगे, इनके जो कॉन्फिडेंस है, और वो ये भी कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में इलेक्शन भी जीतेंगे और हुकूमत भी पीपल्स पार्टी की होगी। तो इस तासुर की, इस कॉन्फिडेंस की क्या वजह हो सकती है? क्योंकि वोट बैंक डेफिनेट मैटर करता है। तो आपको लगता है कि एंटी नवाज या जो PTI का अगर वोटर है वो पीपल्स पार्टी की तरफ जाएगा? देखिए, बुनियादी इसमें जो इशू है वो ये है कि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी पंजाब में बैठी है, सिंध का उनका कॉर्नर कवर्ड है, वो प्रोविंस वो अपना उसको अपनी ग्रिप में ले चुके हैं। अब उनके लिए दे आर ओनली एक्सपैंडिंग देयर सपोर्ट बेस। पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की ये टर्फ है, तो पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की अगर टर्फ पे कोई आकर उनके एरिया के अंदर या उनके शहर से कोई अपना हिस्सा लेकर जा रहा है या अपना हिस्सा क्रिएट कर रहा है, तो नेचुरली एक साइड पे ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज की वीकनेस है, तो उसी जगह पे दूसरी पॉलिटिकल पार्टी जो उनकी टर्फ पे इंक्रोच कर रही है ये उसकी स्ट्रेंथ वाजे करती है। अगर ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज इस तरह से सिंध में जाए और इस तरह से अपने आप को एक्सपैंड करने की कोशिश करेगी या वहां पे जाके इलेक्टेबल्स को अट्रैक्ट करेगी, तो नेचुरली ये पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज भी एक पावर या अपना मसल और माइट शो करेगी। लेकिन अभी बहरहाल हमने वो चीज होते देखी नहीं है। अभी हम सिर्फ जरदारी साहब को लाहौर में डेरे डालते देख रहे हैं, और शायद शुरू में ये लगा कि IPP ने जिस तरह से अपने आप को लॉन्च किया, जिस तरह से नून लीग ने उनको एक ऑलिव ब्रांच एक्सटेंड किया कि हम आपके साथ मिलकर जो इलेक्शन में जाएंगे, तो लगा कि IPP अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को डोमिनेट कर पाएगी। लेकिन पाकिस्तान पीपल्स पार्टी आई थिंक उन्होंने गिव अप नहीं किया, बड़ी एस्टूट पॉलिसी से वो लोग चले हैं और इलेक्टेबल्स को अट्रैक्ट कर रहे हैं। अब पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के पास अपना जो एक आइडियोलॉजिकल वोटर है वो यहां पे नहीं एग्जिस्ट करता, वो सिर्फ इलेक्टेबल्स के ऊपर चलेंगे, और यही अगर इलेक्टेबल्स के ऊपर चलते हैं तो उनके पास IPP को अपने साथ लेकर चलने की फॉर नाउ गुंजाइश नहीं है। इलेक्शंस के बाद चाहे गुंजाइश निकल आए, लेकिन अभी IPP को भी ये सूट करता है कि कहीं नून लीग के साथ इत्तेहाद करके अपना जो वोट है वो कंसोलिडेट करे, क्योंकि एक वोट जो उनको पड़ा है, जहां से ये लोग आए हैं, जिस जमात से ये आए हैं, वो वोट उसका है। वो कितना वोट अपनी तरफ ले पाते हैं ये दैट विल बी फॉर द टाइम टू टेल, क्योंकि 20 जो इलेक्शंस हुए थे उसमें तो ये लगा है कि इलेक्टेबल्स शायद ऑन देयर ओन उस तरह से अपनी स्ट्रेंथ ना बना पाए। पाकिस्तान पीपल्स पार्टी के लिए चूंकि पंजाब में एक टर्फ ओपन है, 180 सीट जो पाकिस्तान तहरीके इंसाफ की थी, चूंकि अब ये प्रिज्यूम किया जा रहा है कि पाकिस्तान तहरीके इंसाफ इस अरीना से क्वाइटली सही लेकिन बाहर हो चुकी है, तो वो स्पेस किसी ने इंक्रोच करनी है, वो स्पेस किसी ने डोमिनेट करनी है। और चूंकि पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ये चाहती है कि बिलावल भुट्टो जरदारी साहब को प्राइम मिनिस्टर बनाया जाए, तो उसके लिए वो एक सिंसियर और एक कंसर्टेड एफर्ट बहरहाल कर रहे हैं। और जो हम कल एप्टमा का एफर्ट का भी रिजल्ट मिलेगा पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में? बिल्कुल, देखिए बिल्कुल मिलेगा। और उसमें मैं एप्टमा की जो मैं बात करने लगा था वो आपकी बात से बिल्कुल कनेक्ट करती है कि जरदारी साहब नोज हाउ टू स्ट्राइक कॉज। उन्होंने जब एप्टमा से बात की है तो उन्होंने कॉटन की बात की है, उन्होंने ग्रोथ की बात की है, उन्होंने प्रोडक्शन की बात की है, और वो एक विजनरी लीडर के तौर पर उन्होंने मैं आपको प्रेजेंट किया है। आई नो कि हम यहाँ पे कराची की बात करेंगे, सिंध की बात करेंगे, और वो अपनी जगह फैक्ट है कि सिंध जो है वो कोई पीपल्स पार्टी की परफॉर्मेंस को एग्जिबिट नहीं करता। लेकिन एज फार एज ऑप्टिक्स गोज, मेरे ख्याल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने जो कल की अपनी तकरीर है, ये इससे पहले की जो उनकी पोस्चरिंग है, वो नेचुरली वो अपने आप को सक्सेसर प्रूव कर रहे हैं। और यहां पे एक और बात जो हम बार बार पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को इस पे उनकी समझदारी कहते हैं, या पाकिस्तान मुस्लिम लीग नवाज को इस पे एतराज करते हैं कि जनाब देखिए, पाकिस्तान पीपल्स पार्टी ने सारी इंपॉर्टेंट वजारतें और सारे इंपॉर्टेंट पोर्टफोलियोज हुकूमत को दे दिए, PMLN को दे दिए। तो मेरे ख्याल यहां पे उनका ये भी देखनी चाहिए कि अगर यहां पे डारनॉमिक्स काम कर जाता, डार साहब की पॉलिटिक्स काम कर जाती, तो उसका बेनिफिट भी तो PMLN लेना था, इसका बेनिफिशियरी PMLN ने होना था। तो यहां पे कहीं ना कहीं उन्होंने गैम्बल खेला, वो गैम्बल पाकिस्तान पीपल्स पार्टी को प्ले ऑफ कर गया इस वक्त। ठीक है जी। जवाद फैजी साहब, आपको क्या लगता है, जिस तरह आसिफ अली जरदारी साहब दावे कर रहे हैं, आपको लगता है पीपल्स पार्टी आइंदा इलेक्शन में गवर्नमेंट बना सकेगी? और जो तासुर है जरदारी साहब सर, एक जरदारी सब पर भारी, जो कि अब बहुत नुमाया हो रहा है, इसको आप किस तरह से देखते हैं? अगरचे सिंध में उनकी हुकूमत दहाइयों से, और वहाँ जो उनकी परफॉर्मेंस है उससे तो वहाँ के लोग खुश नहीं हैं, तो वो कौन सी रीज़न है जिस पर वो ये कह रहे हैं कि पूरे मुल्क में पाकिस्तान पीपल्स पार्टी का राज होगा, और प्राइम मिनिस्टर भी वो चाहते हैं कि बिलावल भुट्टो जरदारी हो? देखिए, बात यह है कि जरदारी साहब का ये कहना कि मैं धोखा नहीं दूंगा, ये सिर्फ नून लीग के हवाले से नहीं है, बल्कि हर साइड पे मैसेज जा रहा है कि नहीं, मैं अब वैसा नहीं रहा। बाकी रहेगी भारी वाली बात, तो मैं नहीं समझता इस मुल्क में कोई भी किसी पे भारी है। मुझे आइंदा मुस्तकबिल में ये इत्तेहादी हुकूमत ही नज़र आ रही है। हाँ,
हिस्सा बकदरे जुस्सा होगा, जिसकी जितनी सीट्स होंगी वो ले लेगा। और मेरा पर्सनली ये ख्याल है, मेरी अपनी दानिश में, कि ज़रदारी साहब ये मैसेज दे के पंजाब में भी कुछ हासिल करना चाह रहे हैं और ये मैसेज भी दे रहे हैं कि वरना आपको याद है ना कि ज़रदारी साहब ने कहा था कि ये जो मुआहदे होते हैं, ये गुफ्तगू होती है, ये कोई कुरान और हदीस थोड़ी होते हैं। तो मेरा ख्याल है वो वापस वहाँ पे आना चाह रहे हैं। और ये इशारा मैंने जैसे पहले कहा कि सिर्फ नून लीग के लिए नहीं है, बल्कि हर कॉर्नर के लिए है कि जहाँ जहाँ मैं वादा करूँगा पूरा करूँगा, लिहाजा हमें आगे आने दिया जाए। लेकिन मुझे ये नहीं लग रहा कि एक जमात जो है, कोई भी एक जमात, वो हुकूमत बना पाएगी और वो इक़्तिदार का हुमा है वो किसी के सर पे बैठ पाएगा। इनको फिर से मिलके सारे चैलेंजेस का सामना करना होगा। और मैं तो यहाँ तक दरख्वास्त करूँगा 10 बस्ता कि खान साहब भी जो महात्मा हैं वो भी नज़रसानी करें, वो भी जो जहरीली और जो मुहिम चलाई उन्होंने इदारों के खिलाफ तज़हीक आमेज़, उस पर वो माफ़ी मांग लें कौम से, इदारों से, और बैठ जाए, उधर न जाए, ऑन बोर्ड हो जाए सियासी जमातों के साथ। लेकिन वो जिस स्विच बोर्ड के अंदर उंगली देते हैं ना, वहां पे जाने की बजाय वो इधर आ जाए, सारे बैठ के मुल्क का सोच लें, पिछली चीज़ों की माफ़ी मांग लें और फरियाल तालपुर और मरियम नवाज से माजरत कर लें जो ख़वातीन के साथ उन्होंने सलूक रवा रखा। और मैं समझता हूँ कि अगर वो ये कर लेंगे तो मुल्क के हवाले से, मुल्क के मामलात के हवाले से भी एक मुस्बत चीज़ आ जाएगी। और सारे ये तहैया कर लें। हमने इल्ज़ाम सुन लिए ना, नवाज शरीफ चोर है, जरदारी चोर है, मेरी बंदूक के निशाने पे मैं छोड़ूंगा नहीं, एसी उतरवा दूंगा, सब कुछ कर दूंगा। लेकिन अब वो सजदा सहव कर लें और ये कह दें कि मैं इल्ज़ाम भी साबित नहीं कर सका, जिन्होंने मेरे जरिए इल्ज़ाम लगवाए थे वो मुझे साबित नहीं कर सके, और पनामा से अकामा तक बात आ गई थी, सीपैक को रोल बैक कर दिया। अब ये सारी जो जितनी साजिशें हैं बैरूनी वो आश्कार हो रही हैं। उस पर खान साहब को चाहिए कि मैं जो अपने कान में जो मुझे कोई कहता था ना, तो मैं बस नुसरत फतेह अली बन जाता था कि मेरे कान में कह दिया और मैंने गा दिया। अब वो राग अलापना छोड़ दें और इस कौम के लिए, मुल्क के लिए, और अगर उनके पीछे कोई बैरूनी साजिशें नहीं हैं और वो उनके पीछे कोई मालशाल नहीं है, उन्होंने कोई कमिटमेंट नहीं कर रखी, तो पाकिस्तान का सोच लेंगे तो मेरा ख्याल है कोई भी भारी नहीं रहेगा, पाकिस्तान सबसे भारी होना चाहिए। सही है जी। जवाद भाई साहब, मैं कुछ पूछना चाहूंगा उनसे। देखिए, ये जो पनामा से अकामा की बात करते हैं, इसमें कुछ केसेस चले थे। जो बुनियादी केस था जिसमें मियां साहब डिस्क्वालीफाई हुए थे, उसके बाद फिर अल अजीजिया और उनके एवनफील्ड अपार्टमेंट्स का भी था। तो क्या उन्होंने अपना मनी ट्रेल प्रोवाइड किया था? क्योंकि बुनियादी बात मनी ट्रेल की है। अगर वो मनी ट्रेल नहीं प्रोवाइड कर पाए हैं तो ये किस तरह से हम बार बार ये एक नैरेटिव बना देते कि मियां साहब जो हैं उन्होंने अपनी इनोसेंस किसी कोर्ट में प्रूव किया और मियां साहब को गलत इंडाइट किया गया। जी, आप ये किस नहीं तो नाअहली का जो हथौड़ा था, नाअहली का जो हथौड़ा था वो किस चीज का था, वो ज़रबेकारी किस चीज की थी, और जब वो चले गए तो फिर सीपैक क्यों बंद हो गया, फिर ये सारे मामलात क्यों हो गए, आज फिर से हम मिन्नतें कर रहे हैं। मैं सर उस केस की बात कर रहा हूं जिसमें मियां साहब के लॉयर्स ने पहला डिफेंस ये लिया था कि मियां नवाज शरीफ साहब की जो असेंबली में दी गई स्पीच है कि ये हैं वो जराए, उसको डिसोन किया जाए। अगर उनके पास जराए थे तो जराए सामने रखते। इस तरह से हम नेशनल पॉलिटिक्स की बात करते करते अगर किसी पॉलिटिकल लीडर ने कुछ गलत किया है तो उनके क्यों गुनाह धोने बैठ जाते हैं? रमेश साहब, इसमें एक पॉइंट नहीं, गुनाह धोने की बात नहीं है, गुनाह वो अपने खुद ही धोएंगे। लेकिन मैं तो अर्ज ये कर रहा हूँ कि 3.5 साल में फिर एक एक चीज सामने लानी चाहिए थी ना, खुद ही जाने भी दिया, खुद ही वो आज वो कह रहे असद उमर भी कि जाने भी खान साहब नहीं दिया है, फिर ये सारी चीजें भी कर लेनी चाहिए। कोर्ट के फैसले जो हैं वो बहरहाल एक और मंजरकशी करते हैं। मैं अपने दोस्तों से ये बताना चाहूंगा कि ये डॉक्टर साहब की ऑडियो लेवल थोड़ा कम है। जी जी डॉक्टर, मैं कह रहा हूँ कि 446 के करीब थे पनामा में, उसके बाद बाकी भी आ गए। तो उसमें ये सिर्फ एक केस को चुना गया था और उसके बाद बाकी तमाम को सदखाने में। एक चीज तो इससे लोगों के दिल में वसवसे पैदा होते हैं। और दूसरे हटकर बात ये है कि मनी ट्रेल थी, होनी चाहिए बिल्कुल, लेकिन ये तो कोर्ट ने सवाल जवाब करना है। हमारे यहाँ अलमिया ये है हमारे मुल्क में कि जब कोई ताकत पे आ जाता है तो उसमें प्रोसिक्यूशन जो है वो थोड़ा सा न सिर्फ वीक हो जाती है बल्कि प्रोसिक्यूशन फैसिलिटेट कर देती है। ये एक मामले में नहीं है, बहुत सारे मामलात में, लिहाजा आपके केसेस ड्रॉप होना शुरू हो जाते हैं। अभी जो ये जायदाद के केस और प्लॉटों के केस है वो भी ऐसे ही है। तो जितने भी केसेस आप पुरानों पे देख रहे हैं उसमें यही हो रहा है
कि प्रोसिक्यूशन थोड़ा सा 2 कदम पीछे हट जाती है, बिल्कुल। और जारी जाकर डॉक्टर साहब बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं, बिल्कुल आप ठीक कह रहे हैं। ये कतई तौर पर मैं ये नहीं कह रहा कि एक केस को सिंगल आउट करना चाहिए, क्योंकि उससे नेचुरली प्रोसिक्यूशन का इंप्रेशन जाता है। लेकिन हुकूमत आने के बाद जिस तरह से नैब ने अपने केसेस वापस ले लिए, एंटी करप्शन ने केसेस वापस ले लिए, उनसे कहीं भी इनकी जो ईमानदारी है या पारदर्शी है वो प्रूफ नहीं होती है। साहब हमारे मुल्क में यही होता है। पाकिस्तान के दौरे हुकूमत में क्या हुआ? ये सूरत हाल थी। दुआ मैं एक बात कहना चाहूंगा, डेफिनेटली अगर बात हो गई है शुरू, मैं तो ये भी कहना चाहूंगा कि मियां नवाज शरीफ ने तो ये जुर्म किया, हुकूमत आने के बाद बड़ा खराब कर दिया, लेकिन उसका क्या जवाब देंगे जब अल कादर की कोई रिपोर्ट बनाता है तो उसको कहते हैं या रिजाइन दे दो या इसको सैक कर दिया जाए और साजिशें की जाती है और फौज जैसे इदारे के ऊपर ज़रबेकारी लगाने की कोशिश। असल जो हमारे मुल्क का मसला है ना, जो कुर्सी पर होता है, जो पावर में होता है, उसके लिए सब जायज़ है, जो पावर से फिर उतरता है। और यही जब हम कल भी बात कर रहे थे कि यहाँ पर अपने मफादात के लिए कवानीन बनाए जाते हैं और अपना इक़्तिदार बचाने के लिए तमाम फैसले होते हैं, ये आवाम के लिए नहीं होते हैं। और इसी तरह से जब आप हुकूमत में होते हैं तो अपने आप को बचाते हैं, अपोजिशन को फिर ये जो सियासी इंतकाम का नारा है, ये चीज़ें सामने आती हैं जो कि अनफॉर्चुनेटली पाकिस्तान को पीछे लेकर जाते हैं, जिसकी सिचुएशन आज हम भुगत भी रहे हैं। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। हमारा दूसरा सवाल, बेल आउट पैकेज के लिए हुकूमत, IMF के सामने ढेर। हुकूमत ने फाइनेंस बिल में तब्दीली की तमाम शराइत मुकम्मल कर दी हैं। जल्द IMF मुआहदा बहाल होने का भी इम्कान है। हम सवाल ये रख रहे हैं कि मुआहदे से आवाम को कितना और क्या फ़ायदा होगा। राय लेंगे ब्रेक के बाद। दोनों तरफ यानी हुकूमत पाकिस्तान और IMF की जो टीम है, एक आखिरी भरपूर कोशिश की जाए। इस हवाले से पिछले 3 दिनों में पाकिस्तान की मुआशी टीम ने IMF की टीम के साथ तफसीली मुज़ाकरात किए हैं। उसमें हमने 215 रुपए के टैक्स सिर्फ माने हैं जो कि लगाने की तजवीज़ है और जो कि अमेंडमेंट्स अभी टेबल होंगी, वो गरीब और मुतवसत तबके पर ना पड़ने की हमने इंश्योर किया है। तो मैं अर्ज कर रहा था कि जी ना तो तरक्याती बजट पे कोई कट आएगा इस नतीजे में, ना ही सरकारी मुलाजमीन की सैलरीज में कोई एडजस्टमेंट होगी, जो उनको अनाउंस हुआ है वही मिलेगा, और ना ही पेंशन में कोई कटौती होगी। ये चीज़ें आउट ऑफ क्वेश्चन हैं और उन्होंने हमारी बात मान ली है। बिलाखिर नाज़रीन, हुकूमत IMF के सामने ढेर हो गई है। मालियाती इदारे के तहफ़्फ़ुज़ात दूर करके तमाम शराइत मानी गई हैं। प्राइम मिनिस्टर ने पेरिस में IMF के MD से भी मुलाकात की है। अमेरिका और बरतानिया से भी मदद तलब की गई थी, मगर IMF ने वाज़ेह किया था कि बजट में तब्दीलियों के बगैर ये मुआहदा मुमकिन नहीं है। आज वज़ीर ख़ज़ाना इसाक डार ने कौमी असम्बली में फाइनेंस बिल में बड़ी तब्दीलियों का ऐलान किया है। पेट्रोलियम लेवी 50 रुपये से बढ़ाकर 60 रुपये कर दी गई है। 215 अरब रुपए के नए टैक्सेस लगा दिए गए हैं। हुकूमत ने जारी अखराजात में 85 अरब रुपए की कमी की है। दरामदात पर पाबंदी खत्म कर दी गई है। स्टेट बैंक ने तमाम LCs खोल दिए, जबकि ग्रेड 17 से तमाम मुलाजमीन को एक इदारे से पेंशन मिलने का ऐलान कर दिया गया है। इसके बाद ये भी इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि मुआहदा जल्द बहाल हो जाएगा। डॉक्टर जमील अहमद खान साहब, अगेन मैं आपसे आगाज़ करूँगी। आप जिस तरह से हुकूमत ने IMF की तमाम शराइत मान ली हैं, टैक्सेस में भी इजाफा, और जो मैंने सीधा रखती हैं एस्पेक्ट सामने, मुआहदे की बहाली के लिए तमाम शराइत तो IMF की मानी गई। अब ये भी उम्मीद जाहिर की जा रही है कि मुआहदा बहाल हो जाएगा, जिस तरह से प्राइम मिनिस्टर भी बात कर रहे हैं और वज़ीर ख़ज़ाना ने भी कहा है, क्योंकि सारी उम्मीदें आवाम को भी यही थी। अब तो बच्चा यही कहता है IMF के साथ मुआहदा होगा तो महंगाई कम होगी, लेकिन महंगाई की शरह में तो मज़ीद इजाफा होता हुआ नज़र आ रहा है। तो आपको लगता है ये जो मुआहदा बहाल होगा, जिसकी कोशिश कर रहे हैं ये पिछले कई महीने से, क्या इसको ग्रास रूट लेवल आवाम को भी इसका फ़ायदा होगा, और क्या आप फ़ायदा देख रहे हैं जिससे आम आदमी सुख का सांस ले सकेगा? ये मुस्तकबिल करीब में तो कोई फायदा नजर नहीं आता है, उसके मैं दलाइल आपको दे देता हूँ। लेकिन ये जो डंका हम बजा रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब ने यकीनन एक उनकी साइडलाइन पे मीटिंग हुई है। जब भी मल्टीलैटरल फोरम पे किसी भी या चंद मुल्कों के सरबराहान वहाँ मल्टीलैटरल फोरम पे जब आते हैं तो उनकी साइडलाइन पर मीटिंगें होती हैं। साइडलाइन की मीटिंग स्ट्रक्चर्ड मीटिंग नहीं होती है, एजेंडा बेस्ड मीटिंग नहीं होती है। उसको मैं शेक हैंड मीटिंग से तशबीह हम लोग देते हैं। तो शेक हैंड मीटिंग होती है, उसमें जाहिर है एक प्रेजेंटरी के तौर पर MD ने कहा कि जी हम बिल्कुल, हमारी जो टीम है वो इसको अपने कवायद ज़वाबित के मुताबिक देखेगी। उससे आगे उसने कोई ना कमिटमेंट की और न ही उससे आगे कोई उसने बात की। एक फायदा उसका हुआ कि जो मीटिंग्स रुकी हुई थी और उन मीटिंग्स में 24 घंटे में 2 मीटिंग या 3 मीटिंग हो गई हैं, जिसमें इन्होंने रिवाइज किया है अपना टैक्स बेस बढ़ाने का, उनको रिवाइज करके दिया है। सिर्फ एक चीज जो रिवाइज करके अभी नहीं दी है वो है खास तौर पे जो एमनेस्टी दे रही है बाहर से पैसे आने की। हालांकि वो भी आसान काम था, वो कर सकते थे उसको,
वो नहीं कर सके। और उसके अलावा ये जो पेट्रोलियम लेवी वगैरह जो बढ़ाई गई है, उन्होंने बजट को उसी फ्रेमवर्क में लाया जा रहा है जो कि शुरू से थी। एक चीज को तो जो IMF की टीम ने डिमांड की थी, एक चीज तो ये हमें जानना चाहिए कि इंटरनेशनल ऑर्गेनाइजेशंस में जो होमवर्क टीम करती है, जो उनकी कमेटियां करती हैं, उससे 19-20 का फर्क आ सकता है, कभी भी उससे 15-20 का फर्क नहीं आ सकता बोर्ड में। IMF बोर्ड में भी 15-20 का फर्क नहीं आ सकता जब तक कि वो सारे लवाजमात जो हमने कमिट किए थे नवंबर, पिछली गवर्नमेंट ने नवंबर में जो कमिट किए थे पिछले साल के, उसके मुताबिक जो बाद में इस गवर्नमेंट ने कमिट किए हैं, और बजट से पहले जो इनको अगर ये शफाफियत रखते तो बजट से पहले यही बातें मान लेते। अब उन्होंने इस चीज का असर आप देखें तो वो कहते हैं कि जी ये मार्केट रेट पर फ्लोट होना चाहिए। सागदार साहब कहते हैं कि फॉरेन एक्सचेंज, हमारा रुपया मार्केट रेट पे फ्लोट है। अगर मार्केट रेट पे फ्लोट है बड़ी अच्छी बात है, लेकिन IMF कहता है कि इसको फ्लोट करें, इसका मतलब उसमें फर्क है। तो ये 3-4 चीजें अगर मान ली गई है तो अब आपकी बात आ जाती है कि अवाम पर इसका क्या फर्क पड़ेगा। अवाम तो जाहिर है जितनी बातें और जितनी कंडीशनैलिटीज आप मानेंगी उतनी ही ज्यादा अवाम पे वजन आएगा। ये कहना इशफाक डार साहब का एक सियासी बयान तो अच्छा है कि अवाम पे इसका असर नहीं आएगा, लेकिन अवाम अल्टीमेटली जो भी पेट्रोलियम लेवी का असर किस पर आएगा, जाहिर अवाम पर आएगा। बिल्कुल टैक्स अगर किया जाएगा, सुपर टैक्स लगाएंगे तो वो सरमायादार वो पैसे किससे वसूल करेंगे? अपने मुनाफा तो नहीं छोड़ने लगे वो अपना। इसी तरीके से जहां जहां जो की जाएगी, मां सिवाय पर्सनल इनकम टैक्स की, पर्सनल इनकम टैक्स में ये है कि अब तनख्वाहदार आदमी उसकी अगर मजीद तनख्वाह काट ली जाए तो वो तो किसी से वसूल नहीं कर सकता। उसके अलावा तमाम के तमाम इदारे वो वसूल कर लेंगे अपनी, लेकिन इसका बोझ इतना ज्यादा पड़ेगा क्योंकि अभी जो हमारी मईशत की मकबूशियत है, उस मईशत की मकबूशियत में हमारे पास कोई वजह नहीं है कि हमारे लोगों पर इसका असर ना पड़े। तो लिहाजा मैं तो ये कहूंगा कि अभी जो महंगाई आप देख रही हैं, फूड प्राइसेस पे जो जहां जाके 40 से 50% ओवरऑल महंगाई 38% करीब जो पहुंच गई है, जो हमारे पास $60 ट्रिलियन रुपीस के जो इंटरनल एक्सटर्नल डेट है हमारे पास, जो हमारे पास 14.6 ट्रिलियन का बजट और सिर्फ हमारे पास कलेक्शन 9.6 ट्रिलियन का है। ये सारे फिगर्स हमारे सामने हैं। तो जब फिगर्स सारे सामने हैं तो जो अभी बोझ पड़ रहा है और जो अवाम खुदकशियां कर रही है, वो कहते हैं ना कि मौत के खूंखार पंजों में सकती है हयात, आज है इंसानियत की हर अदा सहमी हुई। लोग सहमे हुए हैं कि उनके साथ क्या होगा, और इस पे क्विक फिक्स करना चाहिए। इसके सॉल्यूशंस हैं। ठीक है डॉक्टर, प्रोग्राम कम है वरना हम सॉल्यूशंस पे भी जी हम किसी दिन बिल्कुल बात कर सकते हैं। जी बिल्कुल किसी दिन बात करेंगे। जवाब फैजी साहब, सॉल्यूशन तो डेफिनेट है और हम इस पर बात भी करेंगे। आप किस तरह से देख रहे हैं, क्योंकि बड़ी उम्मीदें थी, डिफ़ॉल्ट की जब बातें होती थी तो मौशी माहिरीन भी यही कहते थे कि डिफ़ॉल्ट से बचने के लिए IMF के साथ बातचीत का कंटिन्यू होना बहुत ज़रूरी है। अब चूंकि महंगाई पहले ही बहुत ज़्यादा है और ये जो तमाम शराइत मानी जा रही हैं IMF की, तो आप समझते हैं कि मुआहदा बहाल भी हो जाए तो आम आदमी को रिलीफ मिलेगा? नहीं, मैं नहीं समझता कि फौरी रिलीफ मिलेगा। मैं नहीं समझता कि अभी कुछ 1.5-2 साल तक कोई बहुत अच्छा रिलीफ मिल सकेगा। बड़ी खुली सी बात है। और इसमें मैं ये नहीं कहूँगा, फिर मेरे दोस्त जो है वो नाराज़ हो जाते हैं। मसला ये है कि इस हवाले से तो मैं डेफिनेटली फॉर श्योर, जब से हम दस्ते नगर हुए हैं और तब से कोई भी हुकूमत हो, वो पीपल्स पार्टी हो, वो नून लीग हो, वो PTI हो, वो मार्शल लॉस हो, हम दस्ते नगर रहे हैं। हमने अपनी अय्याशियाँ ख़त्म नहीं की। हमने अभी भी देख लें, हाल ही में अभी चंद दिन पहले ही आप ऐसे कवानीन ला रहे हैं कि आप जो पहले ही खाते पीते अच्छे भले हैं उनको भी मजीद के ताहयात उन्हें वो चीज़ें दी जाएंगी और इस कदर दी जाएंगी। ये वो असल इश्यूज़ हैं जिससे अवाम पे कोई अच्छा असर नहीं पड़ेगा। हमें अलल्ले तलल्ले ख़त्म करना होंगे। हमें वो तमाम तर वो जो असराफ के ज़ुमरे में आता है वो ना ये ठीक कर पाए माजी में, ना रियासत मदीना वाले कर पाए, और वो बढ़ता ही चला गया। और फिर मैं खुदकुशियों
की तरफ भी नहीं जाता कि किसने कहा था, मैं उस तरफ भी नहीं जाता। मेरा भी असल इशू यही है, आपका भी असल इशू यही है। कभी जाके देखिए तो सही कि किस तरह गुजर बसर हो रहा है। और मैं तो पूछता हूं, मैं खुद पार्लियामेंट में जाता हूं तो मैं खुद कई लोगों से खुद पूछता हूं। मैंने राजा जफरुल हक साहब से पूछा कि कभी खुद सब्जी लेने गए हैं आप या नहीं गए? जब जाते ही नहीं है तो वो कर्ब, वो तकलीफ उसका उन्हें अंदाजा नहीं होगा। लिहाजा इन्हें ये सोचना होगा कि अगर वोट लेने हैं, इन गरीबों का कुछ पुरसाने हाल भी बनना होगा। और ये सारे असरात, अभी असरात मैं नहीं समझता मुस्बत आवाम पे पड़ेंगे, महंगाई मुझे बढ़ती नजर आ रही है। लेकिन असल इशू ये है कि जब हम गर्दाब में फंस चुके हैं, प्लान बी मौजूद है, चीन मौजूद है, रशिया, टर्की, ईरान ब्लॉक मौजूद है, लेकिन हम फौरी तौर पे अमेरिका की वो मंडियां नहीं छोड़ सकते, हम यूरोप की वो मंडियां नहीं छोड़ सकते। हमें थोड़ा सा इनके साथ चलना होगा। लेकिन मैं बहरहाल इस हवाले से मुझे पूरा यकीन है कि अगर बहुत बड़ी साजिशें बैनुल-अक़वामी और हमारे अंदरूनी दुश्मन इकट्ठे ना रहे और इकट्ठे रहे तो फिर तो अल्लाह ना करे कोई मसला हो जाएगा। वगरना मुझे ये यकीन जरूर है कि अगर हमारी सिमत सही रही तो इंशाल्लाह ये मामलात खत्म हो जाएंगे। सही जी। ब्रिगेडियर साहब, आप किस तरह से देख रहे हैं? आपको लगता है ये जो डिफ़ॉल्ट की बातें होती थी और उसको लिंक करते थे IMF के मुआहदे की बहाली के साथ, अब चूंकि अब एफर्ट की या जिस तरह से उनकी शराइ थी वो मानी गई, जो वज़ीर ख़जाना साहब भी कह रहे हैं, प्राइम मिनिस्टर साहब भी कह रहे हैं, तो आपको लगता है कि इसका रिलीफ आवाम को, तो जैसे दीगर एक्सपर्ट्स का भी कहना है, मिलता हुआ नज़र नहीं आ रहा, तो आप समझते हैं वो जो डिफ़ॉल्ट की बातें हैं उससे हम बच जाएंगे? क्योंकि आप देखें जियो पॉलिटिक्स की भी ये बात करते हैं, ऑल्दो फिर जाके अमरीकी सफ़ीरों से भी मिलते हैं, तो ये सारे स्नैरियो में अब इंडिया अमेरिका का इत्तेहाद भी, इक़्तिसादी इत्तेहाद भी आपके सामने है जो नया एक बनने जा रहा है, तो इस सारी सिचुएशन में आप किस तरह से देख रहे हैं IMF के मुआहदे की बहाली को? अब कोई फ़ायदा मिलेगा पाकिस्तान को, पाकिस्तानी अवाम को? देखें दुआ, ये एक बहुत ही अफसोसनाक बात है कि जिस तरीके से IMF ने अपनी टर्म्स मनवाई हैं और ये टोटल हमारी हुकूमत की और हमारे फॉरेन के फाइनेंस मिनिस्टर की कमजोरी नजर आती है। एक तो मुझे यही हैरानी है कि PMLN को पिछले 25-30 साल में एक फाइनेंस मिनिस्टर के अलावा कोई मिला ही नहीं है, और फिर उसकी जो परफॉर्मेंस अब नजर आ रही है वो हम सबको नजर आ रही है। क्या बांगोबान दारे लगाए गए, और जब आए मुस्तफा इस्माइल के बाद आपने क्या करके दिखाया वो भी क्लियर है। और उसके बाद 212 अरब के आप टैक्स लगा रहे हैं, उसके बाद 50-60 रुपए की पेट्रोल पे लेवी लगा रहे हैं, हर चीजों की कीमत बढ़ जाएगी, अवाम किधर जाएंगे? इट इज गोइंग टू बी अ बिग सेटबैक PMLN इलेक्शन के अंदर। लेट मी टेल यू, इन्होंने अपने जो काम करने थे कर लिए, इन्होंने अपने केसेस खत्म कर लिए। आज भी आपने देखा नवाज शरीफ साहब को एक और रिलीफ मिला है और अभी और रिलीफ मिलेगा जब वो यहाँ पर आएंगे। उनका एम यह था कि हम क्लियर हो जाए, हमने इतना उन्होंने सिर्फ अपनी सियासत बचाई, रियासत को तबाह करके रखे हैं। वेरी क्लियरली न्यूक्लियर मुल्क को कोई डिफॉल्ट नहीं करता, ना होने देता। हमारे फ्रेंड ने हमें कंफर्म किया हुआ था कि हम किसी हालत में डिफॉल्ट नहीं होने देंगे, लेकिन जिस तरीके से अभी एक्सेप्ट किया और ये चेंजेस करेंगे, उसके बाद इन्होंने इन हाउस कोई भी काम नहीं किया, ना FBO से सेविंग की है, टैक्स जो चोरी होता है, ना इन्होंने स्टेट कॉर्पोरेशन से को बचाया 800-900 रुपया, उसमें से आधे बचा लेते। तो दे कुड हैव गॉन एंड टेल इन द आईज, उनकी आंखों में आके डाल के आते देखिए हमने 600 रुपया अपने इन हाउस हम 6 महीने में बचा लेंगे। वो भी नहीं कि सिर्फ इनका काम है टैक्स डालो, बचाओ, अपने आप को फायदा पहुंचाओ। और ये इसको इलेक्शन में आप देखेंगे PMLN को इतना धचका लगेगा, और यही पीपल्स पार्टी इस पे एक्सप्लॉइट कर रही है और इसी बात पे खुश है कि सारा मलबा इनको जा रहा है। तो आई थिंक ये सिचुएशन बहुत खराब है इकोनॉमिकल, लेकिन इस IMF प्रोग्राम से ये फायदा होगा कि 20-25 अरब की इन्वेस्टमेंट पाकिस्तान में मेरे ख्याल में 6 महीने से 7 महीने के अंदर आएगी, जिसका ये फायदा उठाना शुरू करेंगे। उससे पहले असेंबली डिसॉल्व हो जाएंगी तो वो क्रेडिट इनको नहीं जाएगा। कहीं से ये इंडिया नहीं मिला है दुआ, कहीं से इंडिया नहीं मिला है कि IMF जो है अपना प्रोग्राम वो कर रहा है, एग्री कर रहा है उससे। इस वक्त खुद जो उनकी गौस साहिबा है मिनिस्टर ऑफ स्टेट, तो खुद कह रही हैं कि हम कोशिश कर रहे हैं। एक सबसे बड़ा जो इम्पेडिमेंट है वो ये है कि उन्होंने कहा है अपने खर्चे कम करें, जो आपके तकरीबन जो सारे फेडरल गवर्नमेंट के 6 लाख से ज्यादा मुलाजमीन है और तकरीबन 60,000 गाड़ियां हैं। इंग्लैंड में सिर्फ 80 के करीब गाड़ियां हैं तमाम उनके लिए जो सरकारी काबरीन है। यहाँ 60,000 गाड़ियां हैं फेडरल गवर्नमेंट में। इस किस्म की चीजें IMF
चुका है अपना ऑब्जेक्शन इसमें। ठीक है रमीज साहब, जाहिर है जो मुआशी बहाली के लिए ज़रूरी इस्लाहात थी वो तो ये नाकाम है गवर्नमेंट करने की। आप किस तरह से देख रहे हैं ये जो उम्मीद पैदा हुई है मुआहदे बहाली की, आपको लगता है कि इसका फ़ायदा होगा अवाम को या नहीं, या इट्सल्फ जैसे बात हो रही है पाकिस्तान डिफ़ॉल्ट कर जाएगा, बड़ा लिंक किया जा रहा था, तो इसमें क्या आप डिफरेंस देख रहे हैं? देखिए सबसे पहले तो चूंकि हुकूमत से हम पहले भी कई बार सुन चुके हैं कि IMF से बस बात तय हो गई है और ये जो ट्रांचे हैं 1.1 या 1.2 बिलियन का ये आने वाला है, तो आई थिंक दिस टाइम अराउंड चूंकि वो इतनी बार कह चुके हैं शेर आया, ना तो मियाँ साहब आ रहे हैं ना ही IMF का ट्रांचे आ रहा है, तो लेट्स वेट फॉर द ट्रांचे टू कम, क्योंकि अभी तक वो जिस तरह से हमें इससे पहले आज से 1-2 हफ्ते पहले हमें बताया गया कि जनाब पॉलिटिक्स इज एट प्ले, चूंकि चाइना को कंटेन करना चाहते हैं और पाकिस्तान चूंकि चाइना के साथ है इसलिए वो पाकिस्तान को जो है टफ टाइम दे रहे हैं। अब वो ये काम करके हो सकता है आगे ये खुदा न खासा ट्रांचे ना मिले और बोले कि देखिए जी हमने तो बाकी जो उनके जो चीज़ें उनकी शराय थी वो भी पूरी की, उन्होंने हमें पैसे नहीं दिए। सो आई थिंक वी शुड वेट फॉर द IMF ट्रांचे टू कम, और अगर आता है तो नेचुरली जो पैसा UAE ने कमिट किया है, जो पैसा सऊदी अरब ने कमिट किया है और हमारे बाकी जो लेंडर्स ने कमिट किया हुआ है वो हमें मिलेगा, और उससे कम से कम हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा। लेकिन जहां हमें एक ब्रीदिंग स्पेस मिलेगा वहां हमें यह भी जहन में रखना है कि हमने अपने सरकारी इदारों में जो एक फौज ज़फ़र मौज भर्ती की हुई है, स्टेट कॉर्पोरेशन में फौज ज़फ़र मौज भर्ती की हुई है, इनका क्या करना है जिन पे हम बिलियंस अपॉन बिलियंस हर साल खर्चते हैं, अपने सेनेटर्स को मुराद दे रहे हैं। बिल्कुल, जहां एक प्राइवेट कॉर्पोरेशन में 100 बंदे से काम होता है उतना काम एक गवर्नमेंट इदारे में 15 से 20 हजार बंदे पे होता है। जहां इतना मैसिव डिफरेंस आ जाएगा वहां आप किस तरह स्टेट के मामलात को रन कर सकेंगे, और जहां आपकी नेशनल असेंबली के लोगों का टोटल फोकस गली नाले सड़क ब्रिजेस पे होगा, वो किस तरह से पॉलिसी मेकिंग कर पाएंगे। तो मेरा ख्याल है कि हमें ग्राउंड अप चीजें ठीक करनी है, अपनी पॉलिसी प्लानिंग करनी है, ये डिसाइड करना है कि हुकूमत ने आगे किस तरह लेकर चलना है, क्योंकि अबे जो इंडिया के साथ अमेरिका के मुआहदे हो रहे हैं वी शुड बी वेरी कंसर्न। उसकी वजह यह है कि इंडिया की जिस तरह से ग्रोइंग पावर है और अगर जिस तरह से हमारी वीकनिंग पावर है इकोनॉमिक फ्रंट के ऊपर, तो हमारे लिए चैलेंजेस कंपाउंड कर जाएंगे। हमें अपने एसएमईज पे फोकस करना है, हमें अपनी इंडस्ट्रीज पे फोकस करना है, हमें, और ये जिस तरह से देखिए बात ये है, सॉरी मैं बात थोड़ी जरा अब एक छोटा सा पॉइंट ऐड करने दीजिएगा। हुकूमत की परफॉर्मेंस के इतने एब्समल फिगर्स के बाद जहां एक आम आदमी की जो इनकम है वो 11% कॉन्ट्रैक्ट की है, वहां हमने सरकारी लोगों को 30 से 35% का एडक अलाउंस दे दिया है। क्या हम लोगों के साथ मजाक कर रहे हैं, मुल्क के लोगों के साथ? तो मेरे ख्याल है हुकूमतों को लोगों के लिए काम करना चाहिए, 24 करोड़ लोगों के लिए काम करना चाहिए, उन लोगों के लिए काम नहीं करना चाहिए। आपने अच्छी बात की, बिल्कुल इसी पे हम ब्रेक लेते हैं। हुकूमतों को चाहिए तो सही कि लोगों के लिए काम करना चाहिए, जमहूर की आवाज़ है, जमहूरियत है हमारे मुल्क में, लेकिन अनफॉर्चुनेटली ऐसा होता नहीं है। ब्रेक ले लेते हैं, ब्रेक से वापस आएंगे। तीसरा सवाल, PTI का सवाल, नवाज शरीफ की मुश्किलात आसान हो गई, कानूनी माहिरीन ने नवाज शरीफ की वापसी के लिए गो हेड दे दिया, लेकिन लीगी कायद लंदन से दुबई पहुंचे। नवाज शरीफ की वापसी से हम सवाल ये रख रहे हैं कि सियासी मंजरनामा क्या बनेगा, राय लेंगे ब्रेक के बाद। वेलकम बैक नाज़रीन। चंद माह पहले तक नाकाबिल शिकस्त समझी जाती थी तहरीक इंसाफ, जिसका सियासी ज़वाल जारी है। लीगी कायद नवाज शरीफ की मुश्किलात में कमी हो रही है। आज एहतसाब अदालत ने प्लॉट अलॉटमेंट रेफरेंस में उन्हें बरी कर दिया है और उनकी कानूनी टीम ने उन्हें वतन वापसी का गो हेड भी दे दिया। ये इम्कान जाहिर किया जा रहा है कि वो जुलाई या अगस्त में वतन वापस आ जाएंगे। इस वक्त प्राइम मिनिस्टर शहबाज शरीफ के साथ दुबई पहुंच रहे हैं और मरीम नवाज भी अहल खाना के साथ दुबई चली गई हैं। वो दुबई में क़याम के बाद सऊदी अरब जाएंगे और वहाँ हज की सआदत हासिल करेंगे। जवाद फैज़ी साहब, मैं आपसे आगाज़ करूँगी, चूँकि नवाज शरीफ की वापसी की तैयारियाँ जारी हैं और आपके पास भी ज़ाहिर है ये ख़बरें हैं, तैयारी का कह दिया गया है कारकुनान को, यहाँ तक कि तादाद भी डिस्कस हो गई है कि कितने लोग पहुँचने चाहिए इस्तकबाल के लिए। तो आप क्या देख रहे हैं? क्विकली जो सवाल है हमारा कि नून लीग की सियासत में नवाज शरीफ के आने के बाद कोई तब्दीली, सियासी मंजरनामे में क्या तब्दीली देख रहे हैं आप? देखिए, दो चीज़ें हैं कि शायद वो फौरी पाकिस्तान ना आए, वापस लंदन चले जाएंगे, और चूँकि चंद सेकंड है मेरे पास, तो दूसरी अहम तरीन बात यह है कि माजी की हुकूमत जो हालिया भी गई है जिसका आपने जिक्र किया, उनकी वजह से फिर से नवाज शरीफ की बैनुल-अक़वामी अहमियत बढ़ गई है और उस पर ट्रस्ट करने के हवाले से इम्कानात बढ़ गए हैं। ये हमने किया है खुद PTI के सरबराह ने और उनके रहनुमाओं ने। जी ब्रिगेडियर साहब, में दुआ, मुझे ये लगता है कि ये इतनी जल्दी नहीं आएंगे। ये मोस्ट लाइकली अगर आएंगे तो ये सितंबर में आएंगे, 16 सितंबर के बाद, जब नए चीफ जस्टिस अपना ओथ लेंगे। और सेकंड ये क्योंकि केसेस अभी इनके पड़े हुए हैं, दे ही डजंट वांट टू टेक एनी रिस्क कि कहीं इस वक्त कोई ऐसा डिसीजन हो जिसमें ये आने के बाद फिर फांसी में वापस भी ना जा सके। इसलिए जब तक उनके क्लियर केसेस नहीं होंगे, उनको क्लियर सारे नहीं उठेंगे, ये मसला हल नहीं होगा।
बट आई फील कि जो इस वक्त महंगाई का हाल है, जो फाइनेंस मिनिस्टर ने इनको झटका लगाए, इससे नवाज शरीफ के आने से भी इतना ज़्यादा फर्क नहीं पड़ेगा, अनलेस कि वो आने के बाद अगर कोई पैसा आ जाए तो उसके बाद कोई रिलीफ दें, बट बाय दैट टाइम केयर टेकर ज़्यादा हों। जी रमीज साहब, देखिए बुनियादी तौर पे इसमें जो एवनफील्ड केस है उसके अंदर तो शायद उनको रिलीफ मिल जाएगा, लेकिन अल अजीज़िया केस के अंदर अभी उनकी जो सज़ा है वो बाकी है। तो यहाँ पे अगर लैंड करते हैं तो ही हेड स्ट्रेट टू द प्रिजन, और शायद ये रिस्की चीज़ होगी, क्योंकि हम इससे पहले सुन चुके हैं जावेद लतीफ़ साहब से कि मियाँ साहब के जितने केसेस हैं उनको ख़त्म करना चाहिए और उनको रेड कार्पेट ट्रीटमेंट देकर वापस लाना चाहिए और उनसे अपॉलोजाइज करना चाहिए। तो मेरे ख्याल बहुत सारी चीज़ें जो नून लीग चाहती थी वो अभी होना बाकी है, लेकिन बहरहाल आपकी बात ठीक है कि नून लीग के सर्कल्स में अब ये चहमगोइयाँ हो रही हैं कि मियाँ साहब की जो आमद है वो अनकरीब मुतवक्की है। सही जी। डॉक्टर जमील साहब, ये देखिए रेफरेंसेस ड्रॉप होना शुरू हो गए हैं, सुप्रीम कोर्ट प्रैक्टिस एंड प्रोसीजर में अपील का हक मिलना शुरू हो गया है, अब हालात फेवर में जा रहे हैं और अभी जो नया चेहरा आएगा, और जाहिर है नवाज शरीफ का चेहरा काबिल कबूल है बिजनेस कम्युनिटी को भी, और इसीलिए आसिफ जरदारी साहब बिजनेस कम्युनिटी से ज़्यादा इंगेज कर रहे हैं। नवाज शरीफ साहब जब आएंगे तो उनकी एक अपनी कॉन्स्टिट्यूंसी है पूरी बिजनेस का। सबसे बड़ी बात यह कि पंजाब जिसने जीता उसने मुल्क जीता, इतनी ज्यादा सीटें वहाँ है। नवाज शरीफ साहब का आने का यहाँ इसीलिए प्लेटफॉर्म क्लियर हो गया है। खत्म हो गया है, आपका पॉइंट आ गया। आप सबका बहुत शुक्रिया। आज के एक्सपर्ट से इतना ही, फीडबैक दीजिएगा। ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।